हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। आज हम वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर करे गए हैं, इवन इफ सच एग्रीमेंट्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। सेकंड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। थर्ड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। फोर्थ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। फिफ्थ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सिक्स्थ, एग्रीमेंट विच इज एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन। सेवेंथ, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। और एट्थ, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। जो फर्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। सेकंड है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, इसके बारे में भी हम चैप्टर 2 के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। अब थर्ड क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। हर बंदे को अपनी चॉइस की मैरिज करने की और जिस बंदे के साथ वो चाहे फ्रीडम होती है शादी करने की। अगर आप उसकी इस फ्रीडम को कर्टेल करते हो या इस फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो ये जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और इसको वॉइड माना जाएगा। एक लॉ वर्सेस पियर्स का केस था। इसमें मिस्टर पियर्स ने मिसेस लॉय के साथ एक एग्रीमेंट करा कि मैं आपके अलावा और किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। अगर मैं किसी और के साथ शादी करता हूं तो मैं आपको 2000 पाउंड दूंगा। जो मिसेस लॉय है, अगर वो पियर्स किसी के साथ शादी कर लेते हैं तो वो इस पैसे को रिकवर नहीं करा सकती, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ था उनका एग्रीमेंट और वॉइड था। पर अगर एन एग्रीमेंट कंटेनिंग अ कंडीशन इन अ वक्फ कि एक जो विडो है वो अगर रीमैरी करती है किसी के साथ, तो वो जो प्रॉपर्टी में जो उसका मेंटेनेंस का राइट है उसको वो लूज कर जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये वैलिड है। अगर को विडोज हैं, वो कहती हैं, एक उनका डिजीज्ड हस्बैंड की को विडोज हैं, वो कह रही हैं कि जो विडो मैरिज कर लेगी तो उसको हस्बैंड की जो एस्टेट से है कोई राइट नहीं मिलेगा। तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ये वॉइड नहीं है। अब है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। तो अगर आप हर बंदे को एक फ्रीडम है कोई भी ट्रेड करने की, अगर लीगल ट्रेड करने की, अगर आप उसको कर्टेल करते हो तो उसकी फ्रीडम को, तो ये वॉइड माना जाएगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। इसमें एक केस था मिस्टर मधुब चंद्र वर्सेस राज कुंडर दास का। ए और बी दोनों सेम काइंड का बिजनेस सेम लोकेलिटी में कलकत्ता में करते हैं। बी कहते हैं ए को कि आप ये वाला जो बिजनेस है आप बंद कर दो, मैं आपको सर्टेन अमाउंट दूंगा इसकी। बी इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो बाद में बी स्यू करते हैं, ए इस बिजनेस को बंद कर देते हैं, फिर बाद में वो स्यू करते हैं बी को अपना पैसा रिकवर करवाने के लिए। तो ए वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। बेशक ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन थी। अब एक्सेप्शंस टू एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। फर्स्ट क्या है? सेल ऑफ गुडविल। जब आप बिजनेस के साथ उसकी गुडविल भी एक किसी को बेच देते हो तो सेलर के साथ एग्रीमेंट बायर कर सकता है कि सेलर उसके कंपटीशन में उस एरिया में वो बिजनेस नहीं करेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है।
इसमें एक नर्दन फेल्ट वर्सेस मैग्जिम नर्दन फेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड का केस था। इसमें एक बंदा अपना बिजनेस बहुत ज्यादा ह्यूज सम ऑफ 2,87,500 पाउंड्स का ये जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गन्स एंड एक्सप्लोसिव बेच देता है। अब उसमें एग्रीमेंट ये होता है कि जो सेलर है वो इस 25 इयर्स तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गन्स और एक्सप्लोसिव्स नहीं करेगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद है एक्सेप्शंस अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। An agreement in restraint of trade is void. Such an agreement can be validly made by the partners in 4 situations. वो कौन कौन सी 4 situations हैं? फर्स्ट है जब एक पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स कंट्रैक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो दोनों पार्टनर्स हैं शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज अ पार्टनर। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस ये है इस एग्रीमेंट का कि अगर वो इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस जाके करते हैं तो इसका मतलब जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो इग्नोर होगा, तो दिस कंडीशन इज वैलिड। सेकंड क्या है, अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको ना उसका जो शेयर होता है वो उसको मिल जाता है, तो वो बाकियों के साथ ये एग्री करता है कि ही विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है। अगर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर रिगार्ड्स टाइम फॉर विच द एरिया विद इन विच एंड अ सिमिलर बिजनेस इज नॉट टू बी कैरिड ऑन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। थर्ड क्या है, जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है उसमें चाहे तो एक पार्टनर या कोई थर्ड पार्टी उस बिजनेस को वो खरीद लेते हैं। जो पार्टनर्स उनको अपनी गुडविल और जो बिजनेस है वो बेचते हैं और उनको इसकी पेमेंट मिलती है, तो वो अगर एग्रीमेंट करते हैं कि दे विल नॉट कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिटेड्स, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वैलिड रिस्ट्रिक्शंस हैं। फोर्थ क्या है, एनी पार्टनर may upon the sale of goodwill of a firm make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period and within specified local limits, तो ये जो restrictions हैं वो reasonable हैं। थर्ड है restraint by a contract of service। जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि एम्प्लॉय जब तक वो उस एम्प्लॉयर के पास है वो किसी और को सर्व नहीं करेगा, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयर हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू अवेल द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें एक चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनल्ड का केस था। इसमें डिफेंडेंट एग्री करते हैं एक प्लेंटिफ को असिस्ट करने के लिए। जो प्लेंटिफ क्या होते हैं, एक फिजिशियन और सर्जन होते हैं ज़ंजीबार में। ये जो एग्रीमेंट होता है कि 3 इयर्स का होता है कि मैं आपको 3 इयर्स तक असिस्टेंट प्रोवाइड करूंगा अपनी, पर और किसी के साथ और कहीं जाके इस पीरियड में प्रैक्टिस नहीं करूंगा, पर 1 साल के बाद वो प्लेंटिफ की सर्विसेज को छोड़ जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस जंजीबार में शुरू कर लेते हैं। तो जो प्लेंटिफ है ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट इन जंजीबार। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। फोर्थ क्या है, ट्रेड कॉम्बिनेशन। कई बार ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स आपस में मिलके कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। उनको लगता है कि कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स को रेगुलेट करने के लिए, या वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कॉमन पूल में डालते हैं, तो उसके बाद उनको आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो है ये ना तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और ना ही वॉइड है। ये जो एग्रीमेंट है इट इज वैलिड एग्रीमेंट।
एक फ्रेजर एंड कंपनी वर्सेस बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जितने वहां के आइस मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मिनिमम प्राइस उसकी फिक्स कर दी विच द आइस मैन्युफैक्चर्ड बाय देम वाज टू बी सोल्ड। और उन्होंने फिर ये कहा कि जितने प्रॉफिट्स होंगे और उसको वो पूल कर लेंगे और उसको फिर एग्रीड प्रोपोर्शन के मुताबिक आपस में बांट लेंगे। तो ये जो था एग्रीमेंट, इट वाज अ वॉइड, इट वाज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, इट वाज अ वैलिड एग्रीमेंट। अब सोलस एग्रीमेंट, सोलस एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सेलर और मैन्युफैक्चरर्स आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो होल ऑफ प्रोडक्ट है एक सिंगल बायर ही उसको लेगा, और जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर्स है ये वाली जो जितनी उनकी प्रोडक्ट है वो किसी और को बेचेंगे नहीं। इसको क्या कहते हैं? सोलस एग्रीमेंट या एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये वैलिड एग्रीमेंट्स हैं, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब बायर एग्री करता है कि मैं होल जो क्वांटिटी है वो उठा लूंगा, तो तब तो ये वैलिड है। पर जब बायर एग्री कर इस बात के लिए एग्री ही नहीं करता कि मैं पूरी जो आपकी प्रोडक्ट है वो सारे उठाऊंगा, और सेलर को रादर रिस्ट्रेन करता है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो अमाउंट ऑफ गुड्स है वो किसी और को नहीं बेचनी। इसमें एक एग्रीमेंट हुआ टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सिलिका सैंड टू द प्लेंटिफ एवरी मंथ, और नॉट टू सेल एनी सैंड टू 4 स्पेसिफाइड फैक्ट्रीज। और भी 4 फैक्ट्रीज थी। वो कहते हैं कि उन 4 फैक्ट्री में आपने सिलिका सैंड नहीं बेचनी, सिर्फ मेरे को ही बेचनी है, पर मैंने क्या कहते हैं सारी नहीं उठानी है। तो ये क्या हो गया? ये एक रिस्ट्रिक्शन होगी उसके ऊपर, तो ये वैलिड नहीं है। सेकंड क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज टू कॉर्नर द गुड्स या मोनोपोलाइज द ट्रेड या रेस्ट्रेन इज फॉर एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम। तो ये जो रेस्ट्रेंट आप लगा रहे हो तो ये वैलिड रेस्ट्रेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट जो है आपके बीच में ये वॉइड एग्रीमेंट होएगा। अब शेख कालू वर्सेस रामसरन भगत का केस था। इसमें पटना में 30 मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कॉम के, उसमें से 29 के साथ जो राम भगत है रिस्पोंडेंट, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपकी जो कॉम है फॉर लाइफ टाइम आप मुझे और मेरे हायर्स को आप बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे। पर अगर जो कॉम्ब की मार्केट वैल्यू खत्म होगी या मार्केट में इन कॉम्ब्स को किसी ने नहीं उठाया, उस पीरियड्स में मैं आपकी कॉम्ब्स नहीं खरीदूंगा। तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इट वाज फॉर अनरीजनेबल लॉन्ग टाइम एंड एम्ड एट सप्रेसिंग कंपटीशन और मोनोपोलाइजिंग दी मार्केट। तो इट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।